होता है इग्नू में एडमिशन लेने के लिए जो बीएड का हमको एंट्रेंस देना पड़ता है, उसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न लाइक कि इग्नू के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, नेगेटिव मार्किंग है यानी टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि बीएड में एंट्रेंस का जो हमें एंट्रेंस देने के लिए इग्नू ने ना कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। देखो, अगर आप लोग इग्नू के अलावा कहीं और से बीएड करना चाहते हो तो आप कहीं से भी आराम से इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर आप इग्नू से एंट्रेंस देना चाहते हो या इग्नू से बीएड करना चाहते हो तो ना इग्नू ने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। तो हर एक इंसान को उस क्राइटेरिया का फॉलो करना जरूरी है। तो अगर आपको नहीं पता कि इग्नू का एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इग्नू के फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, तो ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इग्नू का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो टोटल 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें भी वो जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो इस तरीके से जो इग्नू का पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने ये एग्जाम दे दिया तो आप बीएड में एडमिशन ले लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बीएड का एंट्रेंस देने के बाद इसकी ना कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ इन द सेंस कि कितने पे मेरिट गई है, तो उस मेरिट के वाले बच्चे ही आगे एडमिशन के लिए सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझना कि अगर आपने ये एंट्रेंस दे दिया तो आप लोग अब इग्नू में एंट्रेंस मतलब आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और ये देखो, ये लास्ट टाइम का पेपर है, जो अभी हुए थे मई में, ये मेरा पेपर है वो दिया था। इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर आज हम पैटर्न देखते हैं कि हमें क्या क्या पैटर्न आता है और इसको कहाँ से तैयार करें या क्या पढ़ना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो पार्ट ए ना 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पार्ट ए में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये 10 नंबर की आती है। ठीक है, जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश 10 नंबर की आती है। तो इसमें क्या होता है, एक ना 10 नंबर का पैसेज आता है, एक पैसेज या 5-5 नंबर के कह लो 2 पैसेज आते हैं इंग्लिश में और हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं, तो आपकी मर्जी आप क्या चूज करते हो। मतलब कि ये ना 2 लैंग्वेज का पेपर आता है, इंग्लिश और हिंदी, अलग अलग नहीं आता। 5 नंबर की इंग्लिश, 5 नंबर की हिंदी, नहीं, ऐसा नहीं होता। 2 पैसेज आएंगे, वो दोनों आपको किसी एक लैंग्वेज में चूज करने हैं। चाहे तो आप 10 नंबर की पूरी इंग्लिश कर लो या 10 नंबर की पूरी हिंदी कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज आपको कोई एक ही चूज करनी है, या तो हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, पैसेज जो होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन आपको करनी एक ही लैंग्वेज है। फिर 10 नंबर के बाद आता है 20 नंबर की रीजनिंग। ठीक है, ये 20 नंबर की रीजनिंग होती है और ये कोई भी बहुत टफ लेवल की रीजनिंग नहीं होती। कंपटीशन जैसे आते हैं ना हमारे SSB में, KVS में जो रीजनिंग आती है वैसी नहीं होती, बहुत हल्की सी रीजनिंग होती है, हल्की फुल्की, नॉर्मल से कॉमन सेंस लगा के ना इसे कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा हवा करने की या खाने की जरूरत नहीं है, बहुत सही रीजनिंग आती है, अच्छी आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आता है हमारा एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो पूरे पेपर में ना यही पोर्शन है जो मुझे ना टफ लगता है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए बहुत इजी रहेगा जिन्होंने ना अपना सब्जेक्ट SST ले रखा है, क्योंकि इसमें ना एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड ना वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। देखो, जनरल अवेयरनेस तो हमें पता है इसमें कितने सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे जीके है तो करंट अफेयर्स भी होते हैं, हिस्ट्री भी होते हैं, पॉलिटिकल भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है, तो उसके क्वेश्चंस है, साइंस भी होती है, और एजुकेशनल से रिलेटेड इन क्वेश्चंस करके आते हैं। जैसे मैं बताती हूँ इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, होंगे ज्यादा टफ नहीं, बट जिनका बैकग्राउंड SST वाला है ना उनको ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से रिलेट करके आते हैं। जैसे कि इसमें जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री पॉलिटिकल की बात, जैसे पंचायती राज कब आया था। क्वेश्चन ज्यादा हैवी नहीं होते, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते, होते नॉर्मली है, बट हमने कभी पढ़ा नहीं है तो उसके आंसर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे कोई सी भी बुक का नाम दे देंगे तो इसका राइटर कौन है, अच्छा फ्रांस की क्रांति यहाँ पे हुई थी तो उस टाइम पे राजा कौन था, रूस की क्रांति में क्या हुआ था, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, ये 25 नंबर की होती है टोटल। इसके बाद फोर्थ जो होता है पार्ट ए का, टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल। ठीक है, ये बहुत आसान है।
टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, आप लोग बीएड, अगर आप लोगों को बीएड करनी है तो आपने पहले टीचिंग मेथोलॉजी वगैरह, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा होगा, टीचिंग मेथोलॉजी पढ़ी होगी, साइकोलॉजी पढ़ी होगी, तो ये सीधे क्वेश्चन उसी में से आते हैं। ये ज्यादा टफ नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं उसमें से। जैसे कि बहुत आसान है, जैसे कि एक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो बिने ने दिया, ठीक है। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर ने दिया। और मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड कि आपको कोई सिचुएशन दे दी होगी कि मान लो एक बच्चा है जो बहुत दिनों से एब्सेंट है, वो स्कूल नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, घर जाओगे, डायरी में लिखोगे, फोन करोगे, प्रिंसिपल को बताओगे, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, आपको चूज करने होंगे। तो ये बहुत आसान होता है, ज्यादा टफ नहीं आता। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि बच्चों को पनिशमेंट देना मना है, हम बच्चों को मार नहीं सकते, बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, तो ये किसके अंदर है, तो ये आरटीई के अंदर है ना। राइट टू एजुकेशन आरटीई के तहत है, 2009 से जो स्टार्ट हुआ है उसके अंदर है। डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कि मान लो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा में क्या परिवर्तन किया गया था, है ना। 21A के अंदर जो आर्टिकल है वो कब जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादा चीजें आएंगी, टीचिंग लर्निंग। तो इसके लिए आपको ना बेसिकली क्या प्रिपेयर करना है, टीचिंग से रिलेटेड जितना भी टीचिंग में काम हुआ है आज तक या काम हो रहा है वो, प्लस जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट होती है वो, ठीक है। क्योंकि आप जब बीएड करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको 6 से 14 साल के बच्चों को डील करना है, तो ऑब्वियसली जब आप उनके बारे में पढ़ने जा रहे हो तो उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना। तो इस तरीके से हमारा जो ये होता है पार्ट ए, ये 80 नंबर का बनता है। 10 नंबर की हिंदी या इंग्लिश, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर का एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस और 25 नंबर की टीचिंग लर्निंग। तो इस तरीके से ये 80 नंबर का बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है बात पार्ट बी की। तो पार्ट बी क्या होता है, ये सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस होता है। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस मतलब कि आप किस सब्जेक्ट में बीएड करने वाले हो, ठीक है, आप किस सब्जेक्ट में बीएड करने वाले हो। इसको बताने से पहले मैं आपका एक मिथ है क्लियर कर दूं। बहुत सारे बच्चों को पता है क्या लगता है, और पर्सनली मुझे भी यही लगता था बीएड का एंट्रेंस देने से पहले, कि मैं जिस सब्जेक्ट से बीएड करने वाली हूँ ना, मुझे एंट्रेंस में भी वही सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके सब्जेक्ट बनेंगे कि आपको क्या सब्जेक्ट चूज करना है, आप ग्रेजुएशन के बेस पे कर रहे हो बीएड या मास्टर्स के बेस पे कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट वो बाद में बनेंगे। लेकिन अभी जब आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो ना, एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो, तो आप इन 5 में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। मैं जैसे कॉमर्स से हूँ, तो मेरे को तो DSSB ने मतलब इग्नू ने अलाउ करा हुआ है कि मैं SST से करूंगी, तो मुझे लगता था मुझे इसमें SST चूज करनी पड़ेगी, मुझे SST करना पड़ेगा। तो मैं उस टाइम पे मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं SST कैसे करूंगी, क्योंकि SST तो मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है, ना मुझे SST में इंटरेस्ट है, ना मुझे SST कुछ आता है, तो मैं तो एंट्रेंस क्लियर ही नहीं कर पाऊंगी, मैं वहीं पे फेल हो जाऊंगी। बट मुझे जब मैं एंट्रेंस में गई ना, तो मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, तो उसमें लिखा था हमें ना इन 5 में से भी कोई भी एक करना है। तो मान लो अगर आप लोग भी देखो, SST अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसमें एक सब्जेक्ट के अंदर हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो इतनी जल्दी नहीं कवर हो पाता। तो मान लो अगर आप सोशल साइंस अच्छी नहीं है, आपकी हिंदी अच्छी है, तो आप हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस इसकी डिमांड ये है कि हमें ना इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। आपके पास जो पेपर है वो 5 सब्जेक्ट्स आएंगे 20 नंबर के, पार्ट बी में 5 सब्जेक्ट आएंगे, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 ही 20 नंबर के हैं। लेकिन आपको इनमें से कोई एक करना है, कोई एक, और वो सब्जेक्ट ऐसा हो जिसपे आपकी कमांड हो, ठीक है। देखो साइंस तो मुझे अच्छी लगती नहीं, मैं करती नहीं, सोशल साइंस अभी मेरी प्रिपेयर है नहीं ना, इंग्लिश हो पाती, तो मैं ना मैथ्स और हिंदी देख रही थी कि मुझे मैथ्स और हिंदी में से क्या आता है। तो मैंने जब करा ना, तो हिंदी में मेरे को आ रहे थे 18 क्वेश्चन, ठीक है, और मैथ्स में मेरे बन रहे थे 19 से 20, मतलब 20 भी मैं निकाल लेती तो मेरे आंसर ठीक होते। तो मैं ना मैथ्स करके आई थी, मेरा सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स, सोशल साइंस है मेरा सब्जेक्ट, लेकिन मैं अटेम्प्ट ना मैथ्स करके आई थी। तो आप ये लोग भूल जाओ कि आपका जो सब्जेक्ट बनेगा बीएड में आपको वही इसमें से चूज करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, 20 नंबर का कर सकते हो, जिसके आपके ऊपर डिमांड है, कमांड है, सॉरी। तो ये हो गया 20 नंबर का। तो 80 और 20 इस तरीके से 80 और 20 मिला के 100 नंबर का हमारा पूरा पेपर बनता है ये। और इसके लिए हमें टाइम मिलता है 2 घंटे मिलते हैं, मतलब 120 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन करने हैं, तो ये आराम से हो जाते हैं। टाइम इसके बीच में बल्कि टाइम बच भी जाता है, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। इतना क्वेश्चंस का कोई हाई लेवल नहीं होता, एवरेज मॉडरेट रहता है पेपर, आराम से हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आप गलत भी कर रहे हो तो उसके नंबर नहीं कटेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन करके आओ, और बस इसमें से देख लो आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो। और इसमें से भी जो क्वेश्चन है ना, बहुत डीप नहीं आते, बहुत डीप उठ के नहीं आते,
ऊपर से ही हल्के फुल्के से ही आते हैं। बाकी जब हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है इग्नू एंट्रेंस से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो।